आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ससीम केंद्रकी कोशिकाएं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि प्रो का मतलब बहुत पहले, प्री का मतलब पहले। तो प्रो का मतलब बहुत पहले, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल थी बहुत पहले बनी थी। तो जैसे हम कोई गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी बनाने के बाद उसमें नए नए मॉडिफिकेशन होते हैं और एक उत्तम क्वालिटी की गाड़ी बन के तैयार होती है। उसी प्रकार प्रकृति ने जब पहली बार सेल बनाया तो केवल बाहरी कवर उसमें बनाया, अंदर कोई कवरिंग नहीं थी, यानी मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोई ऑर्गेनेल्स नहीं थे। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें मॉडिफिकेशन होता गया प्रकृति के द्वारा, और उस मॉडिफिकेशन का परिणाम ये हुआ कि ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं बन के तैयार हुई, जिनको हिंदी में ससीम केंद्रकी कोशिकाएं भी कहते हैं, यानी इनमें केंद्रक पाया जाता है। ससीम केंद्रकी का मतलब केंद्रक सहित। तो इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि सभी आद्य जीव, पादप प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। तो झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति ये बहुत महत्वपूर्ण है इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त उपस्थित केंद्रक मिलता है। तो जाहिर सी बात है, झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति, तो अब बार बार उस झिल्लीदार केंद्रक, झिल्लीदार लाइसोसोम, झिल्लीदार माइटोकॉन्ड्रिया ये शब्द यूज करने की जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कंकाल जैसी शब्द जो यूज किया गया है, यानी स्केलेटल, तो जैसे कंकाल तंत्र यानी हमें हड्डियों का जो ढांचा है हमारे शरीर में, वो हड्डियों का ढांचा हमें इस स्थिति में शरीर की आकृति को बनाए रखने में मदद करता है। तो उसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें जो प्लांट और एनिमल हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, और वैसे भी सारी प्लांट यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं होती। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रक्तधानी मिलती है, जबकि प्राण कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारी प्लांट कोशिका है, प्लांट सेल है, उनमें सेल वॉल, जैसा कि प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके, लवक यानी क्लोरोप्लास्ट एवं एक बड़ी केंद्रकीय रसधानी होती है, एक वैक्यूल होती है जिसमें रस इकट्ठा होता है, जबकि प्राण कोशिकाओं में यह रसधानी नहीं मिलती है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, इंग्लिश में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फार्मर प्रोसेस सेल वॉल प्लास्टिड एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बड़ी केंद्रकीय राजधानी मतलब केंद्र में पाई जाती है कोशिका के, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो सेल वॉल, प्लास्टिड एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये प्लांट और एनिमल यूकैरियोटिक सेल की विशेषता है। तो ध्यान दीजिए कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, लवक यानी प्लास्टिड एवं एक बड़ी केंद्रकीय राजधानी यानी वैक्यूल पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है।
दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्लांट और एनिमल की यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। तो प्लांट में सेल वॉल प्लास्टिड और जो है ये सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। वहीं दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल यानी तारक काय पाया जाता है। सेंट्रियोल को हिंदी में तारक काय कहते हैं। एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। तो सेंट्रियोल एनिमल सेल का मुख्य कैरेक्टर है और सेल वॉल प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये प्लांट सेल का मुख्य कैरेक्टर है। तो इन बातों को ध्यान देना है। आइए अब प्रत्येक कोशिकीय अंगक की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। अब जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहला हमारा आ जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पहला आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और फिगर भी देखेंगे। फिगर साथ में देखते चलेंगे, तो फिगर के साथ हम लोग रहेंगे। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। तो 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, तब जाके कोशिका झिल्ली की हम लोग विस्तृत संरचना का ज्ञान अनुभव कर सके। नहीं, इतनी बारीक संरचना हम लोग सामान्य माइक्रोस्कोप से देखकर नहीं पता लगा पाते थे कि कोशिका झिल्ली कैसी बनी। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। तो जो मनुष्य की आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, उसका अध्ययन किया जब हम लोगों ने, तो उसके अध्ययन के बाद हमको जो है थोड़ा सा और अधिक जानकारी मिली। तो वही कह रहा है, स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी एनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीव द्रव्य झिल्ली जो है, उसके बारे में सही जानकारी हमें मनुष्य की आरबीसी कणिकाओं की झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद पता चला। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, वो जनरली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये लिपिड हमारा फैट होता है और प्रोटीन के बारे में तो आप जानते ही हैं। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं, जो 2 सतहों में व्यवस्थित होते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लिपिड में भी कौन से लिपिड, फास्फोलिपिड, और फास्फोलिपिड लिपिड 2 सतहों में व्यवस्थित होते हैं। जैसे आपने सैंडविच खाया होगा, उसमें ऊपर नीचे ब्रेड लगी होती है, बीच में कटी हुई सब्जी और मसाला पका के भर दिया जाता है। तो 2 परतें हो गई हमारी ब्रेड की। तो उसी प्रकार फास्फोलिपिड की 2 सतहें होती हैं जो आपस में व्यवस्थित होती हैं कोशिका झिल्ली में। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। जो लिपिड होते हैं ये झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो ये लिपिड की झिल्ली है, ये लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनकी जो पोलर पार्ट है, पोलर वाला जो सिरा है वो बाहर की ओर होता है, वह जल भीर पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। यानी जल भीर, भीर का मतलब लब करने वाला, हाइड्रो जल भीर, इसको देखते हैं। भीर का मतलब नफरत करने वाला,
तो हाइड्रोफोबिक होगा। भीड़ का मतलब नफरत करने वाला। हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड द इनर पार्ट। तो इसको इस तरह से समझिए आप कि जैसे हम पानी में तैर रहे हैं तो पानी बाहर है, शरीर हमारा अंदर है, पानी के अंदर है। तो जाहिर सी बात है कि जो जल भीर सिरा है, पुच्छ सिरा, वो अंदर की ओर है, हमारे शरीर के अंदर की ओर। तो पानी से चूंकि प्रेम नहीं करता है तो पानी से दूर रहेगा ना, इसीलिए अंदर की ओर। तो यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो चूंकि जैसा हमने यहाँ पढ़ा कि जलभीर पुच्छ यानी हाइड्रोफोबिक पूंछ, यानी पानी से नफरत करने वाली पूंछ, ये अंदर की ओर होती है। तो इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनसे बनी हुई जो पूंछ है वो अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। तो जाहिर सी बात है कि शरीर के अंदर हो गई तो जलीय वातावरण से वो सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि जल उसके संपर्क में नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फैट, कोलेस्ट्रॉल एक ही बात है। अब देखिए चित्र 8.4 देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही चित्र है हमारा 8.3 है, 8.4 ये बना हुआ है। तो फ्लूइड मोजैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लूइड मोजैक एक मॉडल है, वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये फ्लूइड मोजैक मॉडल है, जैसा कि फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ, और उसमें जो मोजैक की तरह जो मॉडल है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये शुगर दिखाया गया है, ये पेरीफेरल प्रोटीन है, परिधि वाली प्रोटीन है। यहाँ पर फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये देखिए 2 लेयर में, एक ये लेयर ऊपर है, ये अलग धागे जैसी संरचना है, एक ये लेयर नीचे है। तो 2 लेयर है, जैसा कि बाइलेयर बताया गया है। तो फास्फोलिपिड की ये लेयर दिखाई गई है। और यहाँ पर ये देखिए कोलेस्ट्रॉल के कण भी पाए जाते हैं, पीले पीले। तो ये कोलेस्ट्रॉल दिखाया गया। तो इस तरह का ये फिगर होता है। कह रहा है बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। और बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाद के जो रिसर्च हुए हैं, खोज हुई है, तो उसके बाद पता चला है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन और लिपिड नहीं बल्कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब आगे कह रहा है कि विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, यानी जितने भी सेल हैं उनमें प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न कोशिकाओं में, ना कि विभिन्न कोशिका झिल्ली में। इस बात को ध्यान देना। मनुष्य के रुधिराणु यानी एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। तो जो मनुष्य है उसकी जो एरिथ्रोसाइट होती है यानी आरबीसी होती है, उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं।
तो झिल्ली में जो पाए जाने वाली प्रोटीन है, तो सुविधा के हिसाब से अगर उसको अलग किया जाए तो 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्ट करने, बाहर निकालने की के आधार पर अगर डिपेंडिंग को देखा जाए तो मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एन इंटीग्रल एंड पेरीफेरल। इंटीग्रल और पेरीफेरल 2 प्रकार के प्रोटीन में हम लोग इसको बांट सकते हैं, जिसको हिंदी में कहा जा रहा है अंगभूत व परिधीय। अंगभूत मतलब इंटीग्रल, परिधीय मतलब पेरीफेरल। परिधीय प्रोटीन यानी पेरिफेरल प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत यानी इंटीग्रल प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे रहते हैं। तो जैसे बात है, पेरीफेरी का मतलब परिधीय, परिधीय का मतलब बाहर सरफेस पर, और अंगभूत मतलब अंदर अंगों में। तो ये आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में व्यापारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1972 में सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो अभी हमने फिगर में देखा, जिसको हिंदी में तरल किरमीर नमूना कहते हैं, ये किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। तो ये आपसे नीट में पूछा जाएगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया। फिगर 8.4 अभी हम लोग देख चुके हैं। अब कह रहा है इसके अनुसार लिपिड के अंतरतलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। तो कह रहा है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसके अनुसार देखा जाए, जिसे सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट ने दिया 1972 में, तो इनके अनुसार लिपिड के अंतरतलीय प्रकृति के कारण, अंतरतलीय जैसा अंगभूत मतलब इंटीग्रल, तो वैसे अंतर नहीं, अर्धतरलीय प्रकृति यानी सेमी डाइल्यूट होता है। अंतरतलीय नहीं, अर्धतरलीय यानी पूरा ठोस नहीं, पूरा लिक्विड नहीं, बीच का अर्धतरल, जैसे जेली टाइप। तो वही कह रहा है कि इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तो लिपिड का अर्धतरल प्रकृति का होता है, तो उसके कारण जो फास्फोलिपिड है वह द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में बातें उतना अच्छी समझ में नहीं आती। तो कह रहा है द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। इसके ऊपर देखे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड का मतलब अर्धतरलीय नेचर के कारण लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट, जो लिपिड होती है उसमें लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, लिपिड में ये जो प्रोटीन है ये लेटरल मूवमेंट नहीं कर पाती ऐसे ऐसे विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, पूरी बाइलेयर में। तो वही कहने का मतलब है कि अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विस्तर के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है, यानी इधर उधर गति करता है, लेटरल, वर्टिकल नहीं मूव करता, पार्श्व में गति करता है। देखिए हिंदी वाले में लिखा है लेटरल गति करता है, और इसमें लिखा है अनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, यानी ओवरऑल बाइलेयर में नहीं करता है, केवल लेटरल मोशन करता है।
मतलब पूरी तरह से मोशन नहीं कर पाता है, ये कहने का मतलब मोटी भाषा। कह रहा है इसके अनुसार, यहाँ तक हो गया, झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। तो झिल्ली के अंदर जो गति करने की क्षमता है वो जितना लिक्विड होगा ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा मोशन होगा। यहाँ देखो फिगर दिया गया है, शर्करा है, पर्धीय प्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड की 2 सतहें हैं। जीव द्रव्य झिल्ली का तरल कृमि नमूना यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो सिंगर और निकोलसन ने दिया है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण, श्रवण, अंतः कोशिक, कोशिका विभाजन इत्यादि के दृष्टि में महत्वपूर्ण है। तो झिल्ली की जो तरल प्रकृति है यानी जो लिक्विफाइड मैटर है मेम्ब्रेन में, उसके कार्य क्या हैं? जैसे कोशिका वृद्धि, सेल में ग्रोथ होती है, अंतर कोशिकीय संयोजन यानी आपस में सहयोग करना, संयोजन का निर्माण, श्रावण यानी सिक्रेशन, अंत कोशिकीय कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इसको देख लेते हैं कि द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का काम करती है फ्लूइड नेचर होने के कारण मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, इंटरसेल्यूलर जंक्शन का निर्माण करती है। सिक्रेशन यानी स्रावण करती है। इंडोसाइटोसिस करती है और सेल डिवीजन भी करती है। इंडोसाइटोसिस मतलब अंतः कोशिक। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है जीव द्रव्य झिल्ली का यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है। अभी तक कोशिका झिल्ली का, सेल मेम्ब्रेन का, अब जीव द्रव्य झिल्ली की बात कर रहा है। तो जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिए, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये 2 शब्द आ रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? जो कोशिका को ढकने वाली मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, और कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है उसको जीव द्रव्य कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। उसमें जो साइटोप्लाज्म के संपर्क में जो झिल्ली है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। 3 बातों को ध्यान देना है। तो कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये महत्वपूर्ण कार्य है हमारी कोशिका झिल्ली का, है जीव द्रव्य झिल्ली का। कह रहा है यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। तो यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। तो ध्यान दीजिए, चयनित का मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि इसके अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य यानी सेलेक्टिव परमिएबल है। जिसको चाहेगी वो अंदर आएगा, जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं आएगा, मतलब सेलेक्ट करके अंदर बाहर आने देगी। कह रहा है कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के झिल्ली से होकर आते हैं जिन्हें निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। कुछ ऐसे अणु हैं यानी मॉलिक्यूल हैं जो बिना एनर्जी को लॉस किए इस झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उदासीन विलेय शांत प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारणता विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ रहा है डिफ्यूज़न यानी विसरण। तो डिफ्यूजन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि सॉल्यूट
सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन जाता है। तो हमको ध्यान देना है कि जो सॉल्यूट होता है एक कम होता है, स्मॉल होता है, और इसकी लार्ज अमाउंट होती है। जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है सॉल्यूट होता है। तो मान लीजिए ये कोई शीशी है, इसमें सेंट भरी है, सेंट भरी हुई है, शीशी है, इसका ये मुंह है। अब बाहर पूरी हवा फैली है वातावरण में। अब इसको ढक्कन खोल करके हमने रख दिया, तो बाहर हवा भरी है, तो हवा की मात्रा ज़्यादा है, और इसके अंदर जो परफ्यूम भरा है, सुगंधित पदार्थ भरा है, उसकी मात्रा कम है। इसका मतलब इसके अंदर जो भरा है वो सॉल्यूट है, और जो बाहर हवा है ये सॉल्वेंट है, क्योंकि हवा ज़्यादा है। ज़्यादा वाले को सॉल्वेंट कहेंगे, कम वाले को सॉल्यूट कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट हवा में जा करके फैल रहा है, तभी तो हमारी नाक में सुगंध आती है। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रवाह करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या एटम जब सॉल्वेंट में प्रवाह करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, या हिंदी में विसरण कहते हैं। तो ये हमारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारणतः विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। तो जब एनर्जी नहीं लगाना पड़ रहा, तो जाहिर सी बात है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर चलते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। तो जैसे किसी गेंद को ऊपर उठा दिया जाए तो अपने आप पृथ्वी में नीचे चली जाती है, क्योंकि जब हम उसको उठाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार किसी एटम या मॉलिक्यूल का किसी लिक्विड में फ्लो अगर देखा जाए तो हाई सांद्रता प्रवणता से लो की तरफ होती है, यानी उच्च कंसंट्रेशन से निम्न कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ये स्थिति होती है। जैसे हमारा जो परफ्यूम भरा हुआ है, परफ्यूम है थोड़ा सा, लेकिन परफ्यूम वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेट है, ज़्यादा है, हवा में कम है, तो इसलिए वो हवा की ओर भाग रहा है, ये स्थिति है। तो जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो हम उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तभी इसे निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जल भी इसी झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, इसी प्रकार पानी भी गति करेगा। तो मान लीजिए कोई झिल्ली है, ये कोई झिल्ली है, इधर पानी भरा हुआ है और इधर शहद भरा हुआ है। तो शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इसको इस तरह बनाए कि लगे कि ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये झिल्ली होगी, अगर इसमें छेद होंगे तो पानी इधर से इधर जाएगा। पानी इधर ज़्यादा है तो इसका मतलब पानी की सांद्रता इधर ज़्यादा है, तो इधर से इधर को जाएगा। तो विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। तो विसरण के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस वर्ड जब आएगा तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि झिल्ली जरूर होना चाहिए, झिल्ली में ही ऑस्मोसिस वर्ड यूज करेंगे कि झिल्ली के पार जब कोई चीज़ जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ध्रुवीय और जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की एक वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे पोलर मॉलिक्यूल हैं जो झिल्ली से पार होकर नहीं जा पाते,
तो उनको ले जाने के लिए किसी मैसेंजर की ज़रूरत होती है, तो वो होती है हमारी वाहक प्रोटीन। वाहक वर्ड का मतलब बहा कर ले जाना, वाहक। तो वही कह रहा है, द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। तो चूंकि मॉलिक्यूल पोलर है और लिपिड की जो दोहरी सतह है वो नॉन पोलर है, तो उससे कैसे निकल पाएगा? तो दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दियर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हमें एक कैरियर प्रोटीन यानी वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। तो कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उसकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। तब देखिए निम्न से उच्च, अभी उच्च से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा था, अब निम्न से उच्च सांद्रता की ओर। तो उच्च से निम्न के तरफ जाने के लिए तो कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब निम्न से उच्च की ओर जाएंगे, जैसे ऊपर से बाल पृथ्वी पर गिरी तो हमें कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ी, लेकिन पृथ्वी से अगर ऊपर उठाना हो तो मेहनत करना पड़ता है, यानी ऊर्जा लगाना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि इसी प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारी कोशिका में एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी से। तो इसे सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा लग रही है। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। तो यह एक पंप की तरह काम करता है, जैसे सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। अब थोड़ा सा पंप के बारे में समझ लें। तो जैसे हम लोग पानी भरते हैं, तो पानी भरते हैं तो कहते हैं ये हैंड पंप है। तो उसमें जब डंडे को हिलाते हैं तो पानी ऊपर को निकलता है, लेकिन ऊपर वाला पानी नीचे नहीं जा पाता, वाल लगा होता है। तो एक ही तरफ मोशन होगा, जिसको उसे हम पंप कहते हैं। तो ये मोटी मोटी भाषा में हमें बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, कोशिका झिल्ली के बारे में और जीव द्रव्य झिल्ली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।